गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत में लोक प्रशासन के पेपर में वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत में प्रशासन पर नियंत्रण एवं जवाबदेहिता, कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देखिए बच्चों, प्रशासन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और 20वीं शताब्दी के बाद से सभी देशों में लोक प्रशासन का बहुत विस्तार होता जा रहा है। संविधान के लागू होने के बाद से और उसके फलस्वरूप शासन के द्वारा नवीन क्षेत्रों में अनेक कार्यों को करना, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ में उनको क्रियान्वित करवाना और सीमाओं पर उत्पन्न जो नए संकट हैं उनके बारे में प्रशासन के कार्य। कहने का मतलब है कि बदलते संदर्भों में चाहे सरकार की लोक कल्याणकारी गतिविधियां हो या आर्थिक संकट हो या जो आजकल जैसे कोरोना कोविड वाला संकट है ना, ये जो नई प्रकार के जिम्मेदारियां वाले काम जब सरकार के ऊपर आते हैं तो इन सब के परिणाम स्वरूप प्रशासन की शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रशासन की शक्तियों में अभूतपूर्व प्रचार और प्रसार हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान में अपन ये कहते हैं कि राजनीति जहाँ पालने से लेके शमशान तक है, वहीं प्रशासन भी उतना ही सहभागी है पालने से लेके शमशान तक, क्योंकि राजनीति के सभी कार्यों की एक्टिविटी जो है वो प्रशासन के माध्यम से ही क्रियान्वित हो पाती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या प्रशासन की शक्तियां जो हैं वो अनियंत्रित हैं, स्वेच्छाचारी हैं? तो इन सब बातों का जवाब देने के लिए भारत में प्रशासन के ऊपर प्रशासन की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक अनेक प्रकार के प्रावधान उसमें किए गए हैं और नियंत्रित करने की आवश्यकता भी सिद्ध हुई है। प्रोफेसर वाइट ने लिखा है कि लोकतांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। शक्ति जितनी अधिक है, नियंत्रण की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। तो प्रशासन पर जो नियंत्रण है वो अपने आप में संबंधों की समस्या उत्पन्न करता है और अंत में जो प्रश्न उठता है वो होता है जवाबदेहिता का। अब प्रश्न ये है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो प्रशासक है उसको अपने उत्तरदायित्वों का भान उन नियमों के तहत करवाया जाता है जो उस पर लागू होते हैं। अब कौन कौन से हैं लोकतांत्रिक नियंत्रण जो है भाई? एक तो विधायी नियंत्रण होते हैं जो संसद के द्वारा होते हैं, दूसरा मतदाताओं अथवा पब्लिक से होते हैं, तीसरा प्रशासकीय मालिकों से होते हैं, चौथा व्यावसायिक संस्थानों से होते हैं और फिर एंड में न्यायालयों के जरिए भी नियंत्रण होता है। दूसरे शब्दों में ये है कि प्रशासन का उत्तरदायित्व राजनीतिक, शासन संबंधी, व्यावसायिक और न्यायिक होता है। अब प्रश्न उठता है कि लोक प्रशासन पर कौन कौन से नियंत्रण हैं और लोक प्रशासन पर जो नियंत्रण है वो किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहला नियंत्रण तो वो ये है कि लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण। विधायी नियंत्रण का मतलब होता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, हमारा संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वो है प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखना। इससे है कि सरकार जिस दिशा में काम करती है या जो भी काम करना चाहती है, चाहे प्रशासन के माध्यम से ही होते हैं सारे काम, उन पर संसद को अपनी सहमति व्यक्त करने का अधिकार है। मंत्रिमंडल जो कि प्रशासन का राजनीतिक मुखिया होता है, वो संसद के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करता है और वो ये संसद की सहमति से ही समस्त नीतियों की क्रियान्विति
मंत्रिमंडल करता है और इसलिए जो मंत्रिमंडल है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। प्रशासन की किसी भी अकार्यकुशलता, असफलता, विलंबता या अनियमितता, इन सब के बारे में अंतिम रूप से मंत्री को ही जवाब देना पड़ता है। और उनके जो है मंत्रियों के ऊपर जो कई बार दंड साधारण भी हो सकते हैं, जैसे अप्रसन्नता व्यक्त करना या संसद जो है अगर नाराज भी हो जाए तो मंत्रियों को हटाया जाना। अतः प्रशासन पर सावधान, सचेत, जागरूक, ईमानदार, कार्यकुशल रहने का भारी दायित्व रहता है और मंत्रिमंडल की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए एक संसदीय समितियां भी होती हैं और घटनाएं घटने के बाद भी संसद जो है प्रशासन के ऊपर नियंत्रण करके उनके कार्यों का मूल्यांकन करती है। तो कई बार इसमें जो है राजनीतिक जो प्रमुख होते हैं वो समन्वय के माध्यम से विभिन्न समितियां जो इनकी होती हैं वो कार्य करती हैं और प्रशासन को संसद के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कौन कौन से साधनों से किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं जिनके माध्यम से व्यवस्थापिका जो है वो प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रख पाती है। सबसे पहला तो यही है कि वो राष्ट्रपति का अभिभाषण। देखिए, जैसे ही संसद की शुरुआत होती है, उद्घाटन भाषण होता है, उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। कई बार लोक सेवाओं के कार्यों, उपलब्धियों का भी उसमें उल्लेख करते हैं। वाद विवाद होता है, प्रशासनिक अधिकारियों के क्रियाकलापों पर भी वक्तव्य दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो वक्तव्य है तो लोक सेवाओं की क्रियाओं को नियंत्रण रखने का सफल साधन प्रतीत होता है। दूसरा है प्रश्नकाल। संसद में हमेशा एक प्रश्नकाल रखा जाता है जिसमें संसद के सदस्य निर्धारित समय पर, निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जब अधिवेशन चल रहा होता है तो सभी मंत्रियों को और सभी प्रशासन को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि उनके मंत्रियों को संबंधित विभाग के ऊपर प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है और ये प्रश्न का उत्तर जो है वो नौकरशाही को जवाब देने के लिए पूछा जाता है। प्रश्नकाल जो है एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा प्रशासकीय नीति की ओर जो है जन सामान्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अनेक उदाहरण भारतीय प्रशासन विधान में हैं, जिसमें कई प्रकार के जो अपन कह सकते हैं कि बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं वो सामने आए हैं, कई कांड आए हैं, है ना, जो प्रशासन में प्रसिद्ध काम रहे हैं। तो जैसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रहा हो या सरकारी नीतियों का उल्लंघन रहा हो या किसी कानून का उल्लंघन किया हो, तो इसमें प्रश्नकाल के माध्यम से प्रशासन के ऊपर नियंत्रण लगाने का काम किया जाता है और मंत्री से पूछे गए जो प्रश्न हैं और खुले रूप में पूछे गए प्रश्नों के फलस्वरूप संपूर्ण जो प्रशासनिक जगत है उसको सजग और सावधान रहना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा किए गए कोई भी गतिविधि के ऊपर संसद में प्रश्न पूछ लिया जाए। दूसरा होता है वाद विवाद तथा बहस। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों में संसदीय नियंत्रण के तहत संसद में किसी भी इश्यू के ऊपर बहस हो सकती है, डिबेट हो सकती है। जब कोई नया विधेयक पेश होता है तो उसके ऊपर बहस हो सकती है। इसके बाद भारतीय लोक प्रशासन की जांच करने का अवसर भी आधे घंटे के विचार विमर्श में प्राप्त होता है। यदि कोई प्रश्नकाल में कोई सदस्य सरकार के प्रश्न से संतुष्ट नहीं होता है तो और भी आधे घंटे की बहस मांग सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के उनके कार्य हैं उनको भी वाद विवाद का विषय बनाया जा सकता है। हालांकि सब संसद के अध्यक्ष की अनुमति से होता है, लेकिन फिर भी प्रशासन को यहाँ पर सतर्क रहना पड़ता है। फिर बजट पर जब भी बहस होती है तो नियंत्रण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संसद में जैसे ही बजट पेश किया जाता है उनके ऊपर बहस करने का मौका मिलता है। प्रशासकीय क्रियाकलापों की सूक्ष्म जांच
वगैरह करते हैं और इसमें संपूर्ण प्रशासन पर चर्चा की जाती है, तो इससे भी नियंत्रण बनता है। स्थगन प्रस्ताव, इसमें आपको पता है कि चल रहे कार्य को रोककर किसी अन्य विषय के ऊपर बहस करना, वो स्थगन प्रस्ताव होता है। इसके माध्यम से आप प्रस्तावित दूसरा जो विषय आता है उस पर चर्चा कर देते हैं। अगर प्रशासनिक गतिविधि हो या मंत्रालय की गतिविधि हो जिस पर विपक्ष चाहता है कि हम इसके ऊपर चर्चा करें, तो स्थगन प्रस्ताव नहीं मतलब प्रशासन चाहता है कि नहीं आए, क्यों, इससे संबंधित विभाग के लिए वो आलोचनात्मक विषय होता है, इससे उनकी बदनामी होती है। तीसरा अगला जो है वो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव भी हो उसको होता है। इसमें अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव रख सकता है। हालांकि इसमें बहुमत वगैरह और सारी चीज़ें उनको पास करती हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की दुर्बलताओं को उजागर इनके माध्यम से किया जा सकता है। संसदीय समितियां एक तरीके से इनकी अन्वेषणात्मक इकाइयां होती हैं। वो हर प्रशासन की गतिविधि का विस्तृत अध्ययन करके वो ये बताती हैं कि अनियमितताएं कहाँ बरती जा रही हैं, कौन अधिकारी, कौन एजेंसी, कौन अपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है या जनता विरोधी कार्य कर रहा है या सार्वजनिक वित्त का दुरुपयोग कर रहा है। तो इससे जो है प्रशासन के ऊपर नियंत्रण लगा रहता है। 3 मुख्य समितियां इस पर हैं। पहला लोक लेखा समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति और तीसरी आश्वासन समिति। इसके बाद में अपन आते हैं वो है फिर लेखा परीक्षण। देखिए ऑडिट जो होती है हमारे यहाँ पे CAG है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की एक पोस्ट है और उसके अधीन एक पूरा ऑफिस है। प्रशासन अगर किसी भी स्वीकृत धन का व्यय संसद के आदेशानुसार नहीं करते हैं तो उनकी जांच वगैरह करना, वैसे तो समूचे ही बजट की जांच CAG के द्वारा होती है। उनका प्रतिवेदन हर साल संसद के सामने रखा जाता है और वो धन संबंधी अनियमितताओं को संसद के सामने लाता है। इसलिए जो लेखा परीक्षण वाले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लेखा समिति का मित्र, तत्वज्ञानी और मार्गदर्शक कहा गया है। अब आते हैं कि लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। देखिए व्यवस्थापिका के नियंत्रण के साथ साथ कार्यपालिका का भी बहुत अधिक नियंत्रण इस पर रहता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से रहता है। उत्तरदायी सरकार में तो कार्यपालिका का समुचित होता ही है। जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। कभी कभी कार्यपालिका के निर्देशों की पालना नहीं करते, फिर लोक सेवक परंपरावादी, रूढ़िवादी मनोवृत्ति के होते हैं, नवीन योजनाओं के प्रति भी रुचि नहीं दर्शाते हैं। तो जो तरीके हैं कार्यपालिका नियंत्रण के वो ये हैं कि पहला तो ये है कि शासन की नीतियों का जो निर्धारण है वो लोकप्रिय कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में कौन सा अधिकारी किस पोस्ट पर रहेगा, प्रशासकों की नियुक्ति, उनका ट्रांसफ़र, उनका निष्कासन, ये सारे अधिकार राजनीतिक कार्यपालिका के पास होते हैं। तीसरा बजट जो है वो कार्यपालिका ही बनाती है। चौथा अगर कोई प्रशासन उचित काम ना करे तो कार्यपालिका लोकमत से भी अपील कर सकती है। फिर सबसे भी अंतिम विकल्प के रूप में आचार संहिता, लोक सेवा एक संहिता गाइडलाइन होती है जिसके तहत अगर काम ना करे तो अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी अनुशंसा करती जाती है। तो ये कार्यपालिका का नियंत्रण है। उनकी पोस्टिंग, उनका सब कुछ, उनकी जांच, ये सब कार्यपालिका के हाथ में है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर अंकुश बना रहता है। तीसरी बात यह है कि लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। देखिए व्यवस्थापिका का नियंत्रण हो गया, कार्यपालिका का नियंत्रण हो गया। इनसे भी अगर आप नियंत्रण नहीं मतलब समुचित हो पाता है तो अंतिम विकल्प के रूप में न्यायपालिका का नियंत्रण है। न्यायपालिका जनता के अधिकारों की रक्षा करती है और इनके द्वारा नियंत्रण को कानूनी प्रतिकार कहा जाता है। प्रशासनिक अधिकारी
न्यायालय के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं वही दूसरे रूप में कानूनी प्रतिकार हैं। अगर कोई अनुचित आचरण होता है या किसी भी पब्लिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है या दुरुपयोग होता है, तो कोई भी नागरिक न्यायालय में जाकर के उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और अपने लिए जो है एक त्राण पा सकता है, सुरक्षित आदेश अपने लिए पा सकता है। लोक प्रशासकों की स्वेच्छाचारिता पर न्यायालयों के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ निश्चित सीमाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि न्यायालय अपनी इच्छा से प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। वे सत्ता के दुरुपयोग से नागरिकों को नहीं बचा सकते, क्योंकि इसके लिए एक सीमा है कि न्यायपालिका स्वयमेव चालित नहीं होती। अगर आपको कोई छूट चाहिए या कोई राहत चाहिए, तो आपको व्यक्ति समूह को, संस्था को न्यायालय में आवेदन देकर के फिर अपने लिए राहत की मांग करनी चाहिए, हस्तक्षेप की मांग करनी चाहिए। और जब तक आप अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, न्यायपालिका अपने आप चालित नहीं होती है। तो सरकारी अधिकारियों के किसी कार्य का उल्लंघन हुआ है या हनन हुआ है या ऐसा होने की संभावना है, तो संबंधित जो व्यक्ति, संस्था, एजेंसी जो भी है, उसको अदालत में जाकर के लिए अपने लिए मांग करनी होती है। तो न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं वो हम बताते हैं। कि पहला तो यह है कि जब प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र न होने की दशा में भी काम करे। जब प्रशासक जो है अपने विवेक का दुरुपयोग करे। जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में कोई कानूनी गलती करे। जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में किसी तथ्य का पता लगाने में कोई त्रुटि करे। जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में कोई प्रक्रिया संबंधी गलती करें, है ना, कोई गलती करें। तो ये सब बातें इसलिए हो पाती हैं कुछ यूनिट्स में। तो एक तो है ना, गलती करें। तो एक तो उसमें पहला तो है कि अधिकार क्षेत्र का अभाव, लेक ऑफ जुरिडिक्शन। अधिकार प्रशासकों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर अगर कोई कार्य करना है और यदि करता है, अगर यदि इससे किसी नागरिक के अधिकार को हानि पहुंचती है, तो वो राहत के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। तो इसको अगर न्यायालय में उपस्थित प्रमाणों से ये सिद्ध हो जाए कि अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं था या अधिकार क्षेत्र के बाहर था, तो न्यायालय ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकता है। यह उन देशों में प्रचलित है जहाँ संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। भारत में और अमेरिका में संविधान को सर्वोच्च माना है और सभी अधिकारियों के कार्य संविधान के अनुकूल होने चाहिए। विवेक का अनुचित प्रयोग। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी सत्ता का प्रयोग बदले की भावना से अपने विरोधी को हानि पहुंचाने के लिए करता है, तो हानि उठाने वाला व्यक्ति न्यायालय में जाकर के अधिकारी के आदेश को रद्द करा सकता है। विधि संबंधी त्रुटि, एरर ऑफ लॉ। जब कोई सरकारी अधिकारी किसी कानून को गलत रूप से समझते हुए नागरिकों पर ऐसे बंधन लगाते हैं जो कानून की दृष्टि से सही नहीं है, तो न्यायिक अधिकारी कार्यों में हस्तक्षेप करके ऐसी गलतियां दूर करके अधिकारों की रक्षा करते हैं। तथ्यों का पता लगाने में त्रुटि, एरर इन द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स। यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने प्रशासनिक कार्य में तथ्य को अच्छी तरह से बिना पता लगाए कोई नागरिक को हानि पहुंचाने वाला आदेश देता है, तो न्यायालय अदालत में जा सकता है। प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, एरर ऑफ प्रोसीजर। इसके तहत देते हैं कि अधिकारी ने संबंधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया है या नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और उसको हानि पहुंचती है, तो न्यायालय में वो जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि न्यायिक छूट, जो राहत है, न्यायिक समीक्षा जो है, उसको पाने के तरीके कौन कौन से हैं। मेथड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायालय द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न लेख जो है वो जारी किए जाते हैं। भारतीय संविधान की धारा 32(2) के अनुसार
उच्चतम न्यायालय को यह आदेश दिया गया है कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश, परमादेश, निर्देश और लेख जारी कर सके। अनुच्छेद 226 सभी हाई कोर्ट्स को यह शक्तियाँ सौंपता है। ये जितने भी आदेश, परमादेश जो हैं, ये भारतीय न्यायालय के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अधिक अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि संवैधानिक इतिहास के साथ इन सारे रिट्स को हम देखा जा सकता है। ये प्रसारित लेख हैं और ये असाधारण इसलिए हैं कि केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर अन्य सभी लेख न्यायालय द्वारा किसी अधिकार के रूप में नहीं बल्कि स्वेच्छा से जारी किए जाते हैं और ये केवल वहीं प्रसारित होते हैं जहां अन्य साधन अपर्याप्त हो। तो न्यायिक नियंत्रण के इन लेखों का उल्लेख हम अब आपके आगे कर रहे हैं कि कौन कौन से तरीके से न्यायिक जो नियंत्रण है वो लागू होता है। सबसे पहला तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, द रिट ऑफ अ हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार किया है या उसको बंदी बनाया गया है तो उसको आप जेल में नहीं रखा जा सकता और उसको न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, बनाया गया है, तो उसको सशरीर लेटस हैव द बॉडी उसको अदालत में पेश करना पड़ता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाए। दूसरी रिट है वो है परमादेश, रिट ऑफ मैंडामस। इसका मतलब होता है कि ये जो न्यायालय है, सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक कर्मचारी, निगम या संस्था को आदेश दे सकते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन कानून के अनुसार करें। अगर इस लेख के द्वारा सरकारी अधिकारी को किसी न किसी प्रकार के कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है कि आपको ये कार्य करना है। परमादेश का मतलब होता है वी कमांड। ठीक। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध जो द रिट ऑफ प्रोविजन। प्रतिषेध लेख हायर अदालतों द्वारा छोटी अदालतों को जारी किया जाता है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रही हो और ये अमूमन विवादपूर्ण विषयों पर विचार करने से रोकने के लिए प्रसारित किया जाता है। ये नेगेटिव एटीट्यूड का रिट है और ये अदालतें, बड़ी अदालत छोटी अदालत को जारी करती है जिसको कुछ करने से रोकने के लिए किया जाता है। तो अगला है उत्प्रेषण, रिट ऑफ सर्टियोरी। ये जो है बड़ी अदालतें छोटी अदालत से सभी प्रकार के रिकॉर्ड अपने जांच पड़ताल के लिए मंगा सकते हैं ताकि अधीन न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर ना गया हो, ये देखने के लिए। प्राय इस लेख को न्यायिक कार्य के विरुद्ध ही प्रसारित किया जाता है। इस आधार पर छोटी अदालत का निर्णय रुक जाता है या उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ परमादेश और प्रतिषेध के गुणों को मिला करके होता है क्योंकि इसमें कुछ करने के लिए और कुछ न करने के लिए आज्ञाएं दी जाती हैं। अगला है अधिकार परीक्षा, रिट ऑफ को वारंटो। यह अधिकार परीक्षा यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से अपने किसी पद या अधिकार का दुरुपयोग करता है तो अदालतें उसे ऐसा करने से रोक सकती हैं। तो ये तो हैं आपके न्यायिक समीक्षा के तरीके, मेथड ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब प्रश्न ये उठता है कि न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, प्रशासन तो अपना काम करता है और संविधान के जरिए बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं कि आप अदालत में जा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप अपने लिए राहत मांग सकते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसके अपने अपनी सीमाएं हैं। लोक प्रशासन न्याय पर नियंत्रण, स्वतंत्रता, अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण उपाय है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यायिक प्रक्रिया जो है बहुत अधिक खर्चीली है, बहुत खर्चीली है और ये तभी काम देती है। फिर दूसरी है कि ये स्वयमेव प्रारंभ
नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति न्यायिक अब वो प्रभावित होता है, जब वो स्वयं अदालत में जाता है, तभी उसको राहत मिलती है। और अगर वो खुद का खर्चा स्वयं उठाने को तैयार हो, तभी अदालत में जा कर के अपने लिए वो राहत कर सकता है। और एक और बात ये है कि ये जो नियंत्रण वाली ये सारी सीमाएं, ये घटना को घटित होने से नहीं रोक पाती हैं, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया घटना घटित होने के बाद ही हो पाती है, शुरू हो पाती है ना। क्योंकि न्यायालय स्वयं कार्यवाही नहीं करते, कार्यवाही की मांग की जाती है, तब न्यायालय स्वयं कार्यवाही तब वो करते हैं। न्यायालय नियंत्रण महंगा होने के साथ साथ पर्याप्त समय लेता है, बहुत लंबे समय तक दीर्घावधि मतलब इनके केस प्रकरण जो है वो अदालत में चलते हैं, और इससे एक जटिल प्रक्रिया भी है। अतः कानूनी प्रक्रिया को पर्याप्त सरल बनाने की आवश्यकता है। कुछ देशों ने न्यायिक दोषों को दूर करने और सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता और अवैध कार्यों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए प्रशासनिक कानून व प्रशासनिक न्यायालयों का विकास किया है। ये अमूमन फ्रांस में है, अपने यहाँ पे नहीं है। लेकिन इतने नियंत्रण और इतनी सीमाओं के बावजूद भी ये कहना उचित नहीं है कि हमारा प्रशासन लोकतांत्रिक और उत्तरदायी और जनता की ओर है। आज भी प्रशासन की शैली में अनेक अनियमितताएं और पाई जाती हैं, और कई प्रकार के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के ऊपर अनेक नियंत्रण है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, है ना। भारतीय जो लोक सेवाएं हैं, उनकी छवि चाहे मीडिया के कारण हो, चाहे जनता के व्यवहार के कारण हो, चाहे उनकी कार्य प्रणाली के कारण हो, जनता में बहुत अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी नियंत्रण के अपने तरीके हैं। अगर आपको किसी का कुछ है राहत, मतलब अधिकारों का हनन होता है, किसी व्यक्ति के कुछ नहीं होते हैं, तो इसके लेवल पर अनेक जो है उपाय बना रखे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगला जो है जो अगला चैप्टर है अपन वो मतलब बाद में देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और धन्यवाद।